गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके थर्ड सिद्धांत की चर्चा अपनी चल रही है जो कि आपका हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत है। इस सिद्धांत का हमने पिछली क्लास में जो है चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण करके विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आज उस सिद्धांत की आलोचनाएं या कमियों के बारे में अध्ययन करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। आलोचनाएं हमारी पिछली क्लास में भी स्टार्ट हो चुकी थी, उसके 4-5 पॉइंट्स हमने कर लिए और उनकी कमियों के अंतर्गत हमने ये देखा कि जो हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत है, इस सिद्धांत में बहुत सारी अवास्तविक मान्यताएं हैं जिस पर यह सिद्धांत आधारित है। तो इस कारण इस सिद्धांत की आलोचना या कमी निकाली जाती है। दूसरी आलोचना की अगर अपन बात करते हैं तो दूसरी आलोचना में ये जो सिद्धांत दिया गया है, ये सिद्धांत या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अत्यधिक सरल मॉडल प्रस्तुत करता है। इसके बारे में भी हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की और ये देखा कि 2x2x2 के मॉडल पर आधारित है, जिसमें 2 देश, 2 वस्तुएं और 2 साधन, जबकि व्यवहार में 2 देश से भी बहुत सारे देश होते हैं, 2 वस्तुओं से भी ज़्यादा वस्तुएं होती है और 2 साधन से भी ज़्यादा साधन पाए जाते हैं। इसलिए इसकी आलोचना की गई थी। नेक्स्ट आलोचना की बात करते हैं तो ये सिद्धांत जो है सामान्य संतुलन प्रणाली की व्याख्या करने में जो है असमर्थ है। यानी ये सिद्धांत आंशिक संतुलन की ही व्याख्या करता है, जबकि पूरी अर्थव्यवस्था जो होती है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर अपन बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित होता है। इसलिए ये सिद्धांत सामान्य संतुलन प्रणाली की व्याख्या करने में भी असमर्थ माना जाता है। इसलिए इसकी ये भी आलोचना होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम तो इसमें ये बताया गया था कि वस्तुओं की कीमतें जो है उत्पादन के साधनों की कीमतों से निर्धारित की जाती है। ये कहा था हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत में इन प्रतिपादकों ने कि जो वस्तु की कीमत है, अगर साधन महंगा होगा तो कीमत भी महंगी होगी, यानी वस्तु की कीमत भी ज़्यादा होगी। लेकिन वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा है, कोई वस्तु की मांग ज़्यादा है तो वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी और वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो साधन की भी कीमत ज़्यादा होगी। इस प्रकार वस्तु की कीमत से साधन की कीमत निर्धारित होती है, जबकि हेक्स्चर-ओलिन कहते हैं कि साधन की कीमत से वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई थी। इस प्रकार से हमने 4-5 आलोचनाएं देखी थी। आगे की आलोचनाओं को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट आलोचना है आपकी उत्पादन के साधन समरूप नहीं होते। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत की आलोचनाएं। हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत की आलोचनाएं, इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। और 5th नंबर की जो आपकी आलोचना है या जो कमी है वो ये है कि उत्पादन के जो साधन हैं वो साधन समरूप नहीं होते हैं, समान नहीं होते। लिखिए, उत्पादन के साधन समरूप या समान, जो भी समझो आप, नहीं होते। हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न देशों में उत्पादन के साधनों को बिल्कुल समरूप माना है या समरूप मानता है, परंतु वास्तविकता इससे कई अधिक अलग है या कई भिन्न है। अतः समरूप उत्पादन के साधनों की मान्यता इस सिद्धांत की व्यवहारिकता को कम कर देती है, क्योंकि उत्पादन के साधन समान नहीं होते। अगर हम श्रमिक की बात करें तो श्रमिक जो है कुशल भी होते हैं, अकुशल भी होते हैं। तो आप एक देश के कुशल श्रमिकों को दूसरे देशों के कुशल श्रमिकों से कैसे जो है बराबर मान सकते हो। तो इस प्रकार जो है इस सिद्धांत की यहाँ पर आलोचना की जाती है। इसमें एक जो अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम आता है स्टॉपलर सैमुअल्सन, स्टॉपलर
सैमुअल्सन, ये जो है आलोचक हैं इस सिद्धांत के बारे में, या इस सिद्धांत की ये जो कमी है इसके बारे में बता रहे हैं कि स्टॉपलर सैमुअल्सन के अनुसार ये सिद्धांत उस समय फेल हो जाता है जब दो देशों में उत्पादन फलन कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। मैंने आपको इक्वेशन के द्वारा बताया था कि अगर दोनों देश एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो वहाँ पर पूंजी और श्रम का अनुपात कैसा होगा, समान होगा, जो कि इसकी मान्यताओं के अंतर्गत है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि अगर दोनों देशों में उत्पादन के साधन भिन्न भिन्न होते हैं तो वहाँ पर यह सिद्धांत जो है लागू नहीं होता है, या विभिन्न उत्पादन के साधनों को समान मानना गलत है। इस प्रकार इस आधार पर भी जो है इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, दो देशों के बीच एक ही साधन गहन वस्तु का आयात निर्यात संभव है। लिखिए, दो देशों के बीच दो देशों के बीच, दो देश क्योंकि हमने इस सिद्धांत में दो ही देश लिए हैं और वो है आपके ए और बी, तो एक ही साधन गहन वस्तु का आयात निर्यात संभव है। एक ही साधन गहन वस्तु का आयात निर्यात संभव है। यहाँ पर हमने दो देश, दो वस्तु और दो साधन लिए हैं। साधनों की अगर अपन बात करते हैं तो दो साधन श्रम और पूंजी। ए देश को हमने पूंजी गहन माना है और बी देश को हमने श्रम गहन माना है। इस प्रकार जो ए देश है वो पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करेगा और श्रम गहन वस्तुओं का आयात करेगा। इसी प्रकार जो बी देश है वो बी देश जो है श्रम गहन वस्तुओं का तो निर्यात करेगा और पूंजी गहन वस्तुओं का आयात करेगा इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। लेकिन B.S. मिन्हास जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि जरूरी नहीं कि दो देश जो कि पूंजी प्रदान और श्रम प्रदान हैं, दोनों देश जो है पूंजी का और श्रम का आयात निर्यात करें। वो ये कह रहे हैं कि एक ही साधन गहन यानी ए देश जो है पूंजी प्रदान होने के बावजूद भी श्रम गहन वस्तुओं का भी निर्यात कर सकता है, और जो बी देश है वो श्रम गहन वस्तुओं का जो है निर्यात कर रहा है, कई बार जो है वो पूंजी गहन वस्तुओं का भी निर्यात कर सकता है। इसमें कई बार ऐसा आ जाता है कि अगर मान लो वस्तु अच्छी बन रही है, आपकी वस्तु अच्छी बन रही है दूसरे देश की अपेक्षा, चाहे आपके यहाँ पर साधन कम मात्रा में हैं तो भी दूसरा देश जो है उस वस्तु का निर्यात कर सकता है जिसकी साधनों की मात्रा यहाँ पर कम पाई जाती है। इस प्रकार यहाँ पर ये बात की भी जो है आलोचना की जाती है कि दो देशों के बीच में एक ही साधन, चाहे वो श्रम प्रदान हो चाहे वो पूंजी प्रदान हो, उन दोनों का भी जो है आयात और निर्यात संभव है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूंजी प्रदान देश जो है पूंजी का ही निर्यात करेगा और श्रम का आयात करेगा, और जो बी देश है जो कि श्रम प्रदान देश है वो श्रम का ही निर्यात और पूंजी का आयात करेगा। ऐसा संभव नहीं है। कई बार जो है वस्तुएं की क्वालिटी जो है इतनी अच्छी होती है कि पूंजी प्रदान देश भी जो है श्रम गहन वस्तुओं का भी निर्यात कर सकता है। इस आधार पर इसकी जो है आलोचना की जाती है। नेक्स्ट लिखिए, प्राकृतिक साधनों की उपेक्षा। प्राकृतिक साधनों की उपेक्षा।
ये भी इनकी कमियों के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हमने शुरू से ही जब से इस सिद्धांत को किया है, रिकॉर्डों की तुलनात्मक लागत सिद्धांत में सिर्फ पूंजी को ही उत्पादन के साधन के रूप में काम में लिया है। और अगर इस सिद्धांत की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो उत्पादन के साधनों की नाम आते हैं वो उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? श्रम व पूंजी। श्रम व पूंजी कहने का मतलब जो प्राकृतिक साधन है उन प्राकृतिक साधनों को यहाँ पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी है, वहाँ पर इसकी उपेक्षा की है। जबकि प्राकृतिक साधनों के रूप में अपन बात करते हैं तो भूमि आती है, जल आता है, जलवायु आती है और खनिज पदार्थ भी आते हैं। तो इन साधनों की उपेक्षा की है, जबकि इन साधनों के बिना वस्तु का उत्पादन किया ही नहीं जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जहां पर प्राकृतिक साधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसके बिना वो वस्तु बन भी नहीं सकती है। इस प्रकार प्राकृतिक साधनों की उपेक्षा करने के कारण यहाँ पर इस सिद्धांत में इसकी कमी या इसकी आलोचना के रूप में उजागर हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्पादन फलन संबंधी मान्यता। अर्थ उत्पादन फलन संबंधी, उत्पादन फलन संबंधी मान्यता। इस सिद्धांत की भी ये मान्यता है कि दो वस्तुओं का उत्पादन फलन अलग अलग होता है। उत्पादन फलन अलग अलग, जैसे एक्स वस्तु का ए देश उत्पादन कर रहा है तो बी देश जो है वाई वस्तु का उत्पादन करेगा, और ए देश जो है वो पूंजी का अधिक और श्रम का प्रयोग कम करेगा, तथा बी देश जो है श्रम का अधिक और पूंजी का कम प्रयोग करेगा। परंतु प्रत्येक वस्तु के लिए दोनों देशों में उत्पादन फलन कैसा माना है? समान माना है, जो कि मैंने आपको इक्वेशंस के द्वारा बताया था कि K/L इन K/L एक्स वस्तु इन ए देश बराबर K/L एक्स वस्तु इन बी देश। अगर दोनों ही देशों में एक्स वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है तो पूंजी और श्रम का अनुपात कैसा होगा? समान होगा। और इसी प्रकार अगर वाई वस्तु की अगर अपन बात करते हैं तो K/L वाई वस्तु इन ए देश बराबर है K/L वाई वस्तु इन बी देश। यानी दोनों ही देशों में जब एक ही वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है तो वहाँ पर जो साधनों का अनुपात है वो साधनों का अनुपात कैसा है? बराबर है। परंतु इसमें एक ये बात बताई है कि एक देश एक वस्तु का उत्पादन कर रहा है और दूसरा देश दूसरी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो वहाँ पर पूंजी और श्रम का जो अनुपात है वो कैसा है? समान नहीं है। देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ K/L वाई वस्तु इन बी देश, K/L इन एक्स वस्तु इन ए देश और K/L वाई वस्तु इन बी देश। और यहाँ पर देखो मैंने बराबर का निशान करके ऊपर से इसको काटा है कि यानी दोनों वस्तुओं के उत्पादन में जो अलग अलग वस्तुएं होगी दोनों देशों में, वहाँ पर इनका अनुपात समान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो ये बात कही गई है दोनों देशों में एक ही वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है तो वहाँ पर इन दोनों का अनुपात समान है, जो कि व्यावहारिक बात नहीं लगती है। वास्तव में जो उत्पादन का जो अनुपात है वो उत्पादन के साधनों का अनुपात एक देश अपनी साधनों की मात्रा के अनुसार निर्धारित करता है। यहाँ पर ए देश को लागत कब कम आएगी? जब वो पूंजी का प्रयोग ज़्यादा करेगा और श्रम का प्रयोग कम करेगा। और बी देश को उत्पादन न्यूनतम लागत कब आएगी? जब वो श्रम का प्रयोग ज़्यादा करेगा और पूंजी का प्रयोग कम करेगा। लेकिन यहाँ पर एक ही वस्तु के उत्पादन में दोनों ही देशों के उत्पादन साधनों को समान मानने से यहाँ पर ये संबंधी आलोचना भी जो है की जाती है। इस प्रकार इस सिद्धांत में एक ये कमी भी देखने को मिलती है। लिखिए इसको।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट आलोचना की तरफ चलते हैं फिर अपन। नेक्स्ट है आपकी प्रतिष्ठित सिद्धांत से उत्तम नहीं। प्रतिष्ठित सिद्धांत से उत्तम नहीं। हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत, जो कि हैबर्लर का दृष्टिकोण यह है कि इस सिद्धांत में या इस सिद्धांत की बात करते हैं तो जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उससे यह उत्तम नहीं है, उससे बेस्ट नहीं है, क्योंकि दोनों में मौलिक भिन्नता नहीं है। दोनों सिद्धांतों में जो है मौलिक भिन्नता नहीं है। जो कमी उसमें पाई गई थी वो कमी भी इसमें भी देखने को मिलती है। इस प्रकार रिकॉर्डो का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है, जो कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, उससे इसको बेस्ट नहीं कह सकते। ये हैबर्लर के अनुसार इसकी आलोचना की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्ति की तुलना में मांग का अधिक प्रभाव। पूर्ति की तुलना में मांग का अधिक प्रभाव। पूर्ति की तुलना में मांग का अधिक प्रभाव। इसके अंतर्गत हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत में साधनों की प्रचुरता में अंतर होने के कारण उनकी सापेक्षिक कीमतों में भी क्या होता है, अंतर होता है। हमने इस सिद्धांत की जब व्याख्या की थी तो आपने देखा कि ए देश जो पूंजी प्रदान है वहाँ पर पूंजी की जो लागत है वो कम है, और जो बी देश है जो कि श्रम प्रदान है वहाँ पर श्रम की लागत कम होती है। कहने का मतलब जिस देश में जिस साधन की मात्रा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वहाँ पर उस साधन की कीमत कैसी होती है, कम होती है। अर्थात साधनों के मूल्य निर्धारण में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक महत्वपूर्ण है। यानी पूर्ति के आधार पर साधन की पूर्ति का ज़्यादा होना ही साधन की प्रचुरता को बताता है। यहाँ पर मांग की जो है पूर्ति की तुलना में मांग का अधिक प्रभाव बता रहे हैं, तो कहने का मतलब पूर्ति के कारण ही वस्तु की कीमत या साधन की कीमत जो है कम होती है। परंतु जो आलोचक है उन आलोचकों का ये मत है कि यदि मांग की दशाएं पूर्ति की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, कहने का मतलब वस्तु की मांग ज़्यादा है, तो ये संभव है कि एक पूंजी प्रदान देश जो कि यहाँ पर ए देश लिया गया था, उस ए देश में जो है श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करने लगेंगे, क्योंकि अगर उस वस्तु की मांग ज़्यादा होगी तो एक पूंजी प्रदान देश श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करने लगे, जो कि हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत की मान्यता के प्रतिकूल है। क्योंकि जिस साधन की मांग ज़्यादा होगी उसी साधन का जो है निर्यात किया जाएगा। अगर आपकी जो है पूंजी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में है लेकिन उस वस्तु जो आप बना रहे हो उसकी मांग ही नहीं है, तो आप उस साधन का ज़्यादा यूज़ कैसे कर पाओगे। और जब ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे तो वस्तु नहीं बनेगी, वस्तु नहीं बनेगी तो वस्तु निर्यात नहीं होगी। अगर श्रम गहन वस्तुओं की मांग ज़्यादा है तो एक पूंजी प्रदान देश को श्रम गहन वस्तुओं का ही निर्यात करना पड़ेगा। और जो बी देश है जो कि श्रम की बहुतायता वहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन अगर पूंजी गहन वस्तुओं की मांग ज़्यादा है तो बी देश को जो है पूंजी की कम प्रचुरता के कारण भी उसे पूंजी गहन वस्तुओं का ही निर्यात करना पड़ता है। इस प्रकार पूर्ति की तुलना में मांग का अधिक प्रभाव माना जाता है। जिस वस्तु की मांग ज़्यादा होगी उस वस्तु में जिस साधन की मांग ज़्यादा होगी उसी वस्तु का निर्यात किया जाता है, ना कि प्रचुरता के आधार पर निर्यात किया जाएगा। इस आधार पर भी जो है इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट है आय के वितरण में अंतर। आय के
वितरण में अंतर। इस आधार पर भी इस सिद्धांत की कमी सामने निकल के आई है। इस सिद्धांत में जो हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत के अनुसार दोनों देशों में साधनों की सापेक्षिक पूर्ति में भिन्नता होने पर ही व्यापार हो सकता है। कहने का मतलब एक देश में एक साधन की प्रचुरता है तो दूसरे देश में दूसरे साधन की प्रचुरता है और उन्हीं के आधार पर साधनों की कीमतों में भी अंतर पाया जाता है। परंतु आलोचकों का कहना है कि आय के वितरण में अंतर होने के कारण उपभोक्ताओं की पसंदगियों में अंतर है। यहाँ पर एक देश की आय दूसरे देश की आय से अलग होती है, या एक देश के अंदर ही अगर अपन बात करते हैं तो उपभोक्ताओं की आय भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। कुछ व्यक्तियों की आय बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की आय बहुत कम होती है, तो कुछ की आय ठीक ठीक होती है। यानी मध्यम वर्ग के अंतर्गत जो लोग आते हैं वहाँ पर आय ठीक ठीक मानी जाती है। तो चाहे यहाँ पर बात हो रही है कि पसंदगी में अंतर होता है तब भी विदेशी व्यापार हो सकता है, तब भी अपन विदेशी व्यापार कर सकते हैं चाहे दोनों देशों में साधन समान मात्रा में उपलब्ध हो। अगर समान मात्रा में भी उपलब्ध होंगे तो जिस वस्तु की मांग ज़्यादा होगी उसी वस्तु का निर्यात जो है किया जाएगा उस वस्तु की मांग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आय के वितरण में अंतर होने के कारण भी दोनों देशों में साधनों की मात्रा का असमान होना या अलग अलग होना या भिन्न भिन्न होना जरूरी नहीं है कि तभी जो है विदेशी व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो। जब दोनों देशों में साधनों की मात्राएं समान भी होगी लेकिन उपभोक्ताओं के आय का वितरण असमान होता है तो उनकी पसंदगियों के अनुसार भी जो है व्यापार किया जा सकता है। इस प्रकार इस आधार पर भी जो है इसकी आलोचना की जाती है। इन आलोचनाओं को आप लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट आलोचना की बात करते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट कमी की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत एक और आलोचना जो आती है वो ये है कि गौण उत्पादन पर विचार नहीं। नेक्स्ट लिखिए, गौण उत्पादन पर विचार नहीं। गौण उत्पादन पर विचार नहीं इस सिद्धांत की कमियों के रूप में बात आती है। इस सिद्धांत में गौण उत्पादन पर विचार नहीं किया जाता है या विचार नहीं करता है ये सिद्धांत। कभी कभी व्यापार की संरचना और दिशा के निर्धारण में प्रमुख उत्पादन के स्थान पर गौण उत्पादन अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि कई बार क्या होता है, प्रमुख वस्तुओं की जगह सहायक वस्तुएं, गौण का मतलब सहायक वस्तुएं होती है, उनकी भी मांग हो जाती है जो कि विदेशी व्यापार में ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हमें गौण उत्पादन पर विचार जो है उसको, जो गौण वस्तुएं होती है, जो सहायक वस्तुएं होती है या जो अन्य वस्तुएं होती है उनको हमें साइड में नहीं रखना चाहिए। कई बार वो भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है विदेशी व्यापार के अंतर्गत। नेक्स्ट है साहसी की भूमिका की उपेक्षा। साहसी की भूमिका की उपेक्षा।
अब जो व्यापार किया जाता है, जो कि उद्यमकर्ता के द्वारा, व्यापारी के द्वारा या पूंजीकर्ता के द्वारा किया जाता है, तो वो साहसी माना जाता है। वो साहसी इसलिए माना जाता है कि कई बार व्यापार में लाभ के जगह हानि होने की संभावनाएं भी रहती है, लेकिन इस सिद्धांत में जो है साहसी की भूमिका की उपेक्षा कर दी है, साहसी को इसमें महत्व ही नहीं दिया है। इस सिद्धांत में साहसी की भूमिका की भी उपेक्षा की गई है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साहसी उत्पादन के महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, जहां पर बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, जहां पर वस्तुएं कैसी होती है, समरूप होती है। यहाँ पर जो है अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं, वस्तुएं समरूप होती है, तो क्रेता कहीं पर भी जो है वस्तु ले सकता है। अगर विक्रेता मनमानी कीमत लेता है तो क्रेता दूसरी जगह चला जाता है। तो यहाँ पर साहसी की भूमिका का महत्व नहीं माना जाता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, जबकि व्यवहार में पूर्ण प्रतियोगिता की जगह अपूर्ण प्रतियोगिता के या अपूर्ण प्रतियोगिता भी पाई जाती है। और अपूर्ण प्रतियोगिता में जो है प्रशासनिक कुशलता, यानी जो भी व्यापार चलाया जा रहा है वो मैनेजमेंट एक जो है पैटर्न होता है कि मैनेजमेंट उस कंपनी का या उस व्यापारी का किस प्रकार का होता है। सेकंड बात आती है जोखिम उठाने की क्षमता, कि साहसी में जोखिम उठाने की क्षमता भी है या नहीं है, क्योंकि जो साहसी होता है वो लाभ के साथ साथ हानि को भी साथ में लेकर चलता है। तथा साथ में संगठन की योग्यता, कि जो भी उत्पादन के साधन काम में लिए जा रहे हैं, उन उत्पादन के साधनों को जो उत्पादन करता है वो किस प्रकार से यूज़ कर रहा है ताकि उसकी वस्तु की लागत कम है और साथ में उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो प्रशासनिक कुशलता में, संगठन की योग्यता में और जोखिम लेने की क्षमता में या जोखिम लेने की योग्यता, ये सभी किसके द्वारा या किस में होती है, ये सभी होती है साहसी के अंदर। तो हम जो है व्यापार में साहसी की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साहसी के बिना तो व्यापार होना संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार व्यापार में साहसी की जो उपेक्षा की गई है या उसकी भूमिका को जो है यहाँ पर महत्व नहीं दिया गया है, इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, और भी कुछ आलोचक हैं जिन्होंने इसकी जो है या इस सिद्धांत की कुछ कमियां बताई है। प्रोफेसर आर जोन्स, नाम सुना होगा आपने, प्रोफेसर आर जोन्स। प्रोफेसर आर जोन्स जो है उनका ये कहना है कि दो देश दो वस्तुओं और स्थिर लागत पर उत्पादन वाली तकनीक के साथ भी हेक्स्चर-ओलिन का जो सिद्धांत है वो सही मामलों में, सभी मामलों में जो है सही नहीं उतरता है। जहाँ पर इन्होंने 2x2 का जो मॉडल लिया है, ऐसी बहुत सारी बातें होती है जहाँ पर ये सिद्धांत मौलिक नहीं है, कहने का मतलब लागू नहीं होता है। इस प्रकार जो है ये सिद्धांत उसी समय ठीक होता है जहाँ पर दोनों देशों में दोनों साधनों की मात्राएं अलग अलग है और साधनों की कीमतें भी कैसी होगी, उसी के आधार पर कम होती है जिस साधन की मात्रा जहाँ पर ज़्यादा होती है, वहीं पर ये लागू होता है और बातों में ये लागू नहीं होता है। इन सभी आलोचनाओं से हम ये कह सकते हैं कि हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत भी तुलनात्मक लागत सिद्धांत की भांति कुछ अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। फिर भी ये सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार और कारणों को स्पष्ट करने में अधिक समीचीन और तर्कपूर्ण है, इसलिए ये सिद्धांत भी कम महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। ये सारी आलोचनाएं आपकी हो गई है और इस सिद्धांत की आप जो है अर्थ सहित, चित्र सहित, मान्यताओं सहित, आलोचना सहित व्याख्या कर सकते हो। और आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब अपन मिलेंगे तो रिकॉर्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत और हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत, इन दोनों में तुलना की जाएगी कि क्या क्या अंतर पाया जाता है। थैंक यू।